क्लास 12 इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन 4 करेंगे, ठीक है। लेसन का नाम है राष्ट्रीय आय संबंधित समुच्चय। ये लेसन 4 है। और लेसन 4 और लेसन 5 ये समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और लेसन 5 अगर करना है ना आपको, तो ये लेसन 4 है, बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। नहीं वो क्या है, लेसन 5 है, वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसमें राष्ट्रीय आय को निकालने की विधियां हैं और ये इसके मूल धारणाएं हैं कुछ, ठीक है। तो पहले हम इसकी 2 पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट है ये, ठीक है। तो पहला आता है घरेलू सीमा, ठीक है। इससे अभिप्राय देश की राजनीतिक या भौगोलिक सीमा से, समुद्र सीमा सहित, ठीक है। तो क्या है, राजनीतिक और भौगोलिक सीमा, ठीक है, एक देश की, उसी को हम घरेलू सीमा कहते हैं। अब समुद्र सीमा सहित है। अब ये आप मुझे कमेंट में बताना कि समुद्र सीमा कितनी होती है एक देश की, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या आते हैं, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले जलयान, ठीक है। जो 2 देश अमेरिका है और अमेरिका के और कोरिया के बीच हमारे जो जलयान हैं वो अमेरिका से और भारत जा रहे हैं, अमेरिका और कोरिया जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हैं किसके, वो भारत के, ठीक है। तो किसकी सीमा के अंतर्गत आएंगे, भारत की सीमा के अंतर्गत ही आएंगे वे, ठीक है। ये हो गया 2 देशों के बीच चलाए जाने वाले जलयान, ठीक। अब तीसरा है जो मछली पकड़ने की नौकाएं, ठीक है। जो मान लो हमारे जो मछुआरे हैं हमारे देश के, वो किसी देश में या अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, वहाँ पर भी अगर उन्हें आदेश मिला हो तो वहाँ पर जाकर क्या है, मछली पकड़ सकते हैं, ठीक है। या उस देश में की सीमा में, तो वो भी हमारी देश की सीमा के अंदर आते हैं, घरेलू सीमा के अंतर्गत। एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास। एक देश के दूतावास क्या होते हैं, जो जैसे अब हमारे भारत में है, वो अमेरिका के दूतावास हैं। कोई भी वहाँ पर जाना हो, वीज़ा ये चीज़ें करवानी हो तो उनसे करवाते हैं, ठीक है। तो एक देश के, मान ले भारत के हैं, अब भारत के जो दूतावास हैं अमेरिका में हैं, ठीक है। तो भारत के हैं ना अमेरिका में, तो वो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये हो गया घरेलू सीमा में क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सामान्य निवासी। सामान्य निवासी क्या होता है, जो साधारणतः एक देश में निवास करते हैं या उनकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है। ये क्या इसकी परिभाषा है, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ। देखो, अगर किसी देश का सामान्य निवासी बनना है ना, तो उसे 1 वर्ष तक उस देश में रहना होगा, ठीक है। उस देश में निवास करना होगा, उस देश में अगर उसे सामान्य निवासी बनना है, ठीक है। और उसकी जो आर्थिक रुचि है ना, आर्थिक रुचि यानी जो बिजनेस है, कुछ भी है, उसका उसी देश में केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तभी उसका उस देश का निवासी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये सामान्य निवासी होता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या फिर संस्था भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि भाई सामान्य निवासी के बारे में, वे क्या हैं। पहली है कि भाई उस देश का वो सामान्य निवासी है तो ये पक्का नहीं कि उसका नागरिक भी हो, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि एक देश का सामान्य निवासी उस देश का नागरिक भी हो, ठीक है। कि भाई उस देश का सामान्य निवासी तो हो सकता है वो, लेकिन उसका ये नहीं है कि वो नागरिक भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, जो ये WHO हो गई और IMF, ये WHO और IMF क्या है, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो ये जो इनमें जो लोग काम करते हैं, मान ले अब इनमें भारतीय लोग काम करते हैं, ठीक है, भारत के लोग इन संस्थाओं में काम करते हैं, तो जो भारत के ही सामान्य निवासी माना जाएगा, चाहे इनका मुख्यालय कहीं कहीं पर हो, ठीक है। जो इन संगठनों में अगर कोई भारतीय काम करेगा ना, तो वो भारत का ही सामान्य निवासी माना जाएगा, ठीक है। वो भारत का ही सामान्य निवासी होगा, चाहे इनका मुख्यालय कहीं पर भी हो। अब आप ये बताइए WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है।
सामान्य निवासी, ये समझ में आ गया। देखो, इन व्यक्तियों को देश के सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। किनको? जैसे मान लो मनोरंजन, खेल कूद, अध्ययन के लिए आए हैं कोई, या कोई अवकाश बिताने के लिए, कोई इलाज करवाने के लिए लोग आए हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, उस देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाएगा, ठीक है, चाहे वो 1 साल से ज़्यादा दिन रहें या नहीं रहें, ठीक है। दूसरा, विदेशी समुद्री जहाज़ों के कर्मी दल। कर्मी दल क्या होता है? क्रू मेंबर्स, ठीक है, क्रू मेंबर्स नहीं कहते इंग्लिश में इनको, है ना। अब तो समझ में आ गया आपका। कर्मी दल, जो मान लो भारत के जहाज़ अमेरिका में जाते हैं, तो वो चाहे कितने दिन, 1 साल से ज़्यादा भी दिन लग जाए क्या पता, तो लेकिन वो भारत के सामान्य निवासी माने जाएंगे, अमेरिका के नहीं होंगे, ठीक है। मौसमी श्रमिक, जो श्रमिक काम करने जाते हैं, दूसरे देशों में काम करने में जाते हैं ना श्रमिक, तो वो भी क्या है, भारत के सामान्य निवासी माने जाएंगे अगर वो भारत के निवासी हैं तो, ठीक है। सीमा पार करने वाले श्रमिक, जो मान लो चारगाह हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं, वो क्या है, चारागाह हैं, वो क्या है, सीमा पार करते रहते हैं, कभी सीमा में कभी सीमा में, तो उसे भी क्या है, उस देश के सामान्य निवासी माना जाएगा, जो उस सीमा में रहते हैं या उस देश के निवासी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सामान्य निवासी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, घरेलू एवं राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब घरेलू और राष्ट्रीय आय देखो, घरेलू उत्पाद यानी घरेलू, घरेलू से आपको पता चल रहा है यानी देश के अंदर, घरेलू किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पादन से है, ठीक है। जो भी उत्पादक है, एक लेखा वर्ष में कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो घरेलू उत्पाद में क्या होता है, इसमें और भी शामिल होते हैं, गैर निवासी हैं, जो हमारे देश के निवासी नहीं हैं, गैर निवासी, वो भी जो वस्तुओं का या अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, वो भी इस घरेलू उत्पाद में शामिल होगा, ठीक है। चाहे वो गैर निवासी करें, चाहे देश के जो निवासी हैं वो घरेलू उत्पाद होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय में जो गैर निवासी होते हैं, राष्ट्रीय आय में कैसे होता है, जो घरेलू उत्पाद होता है प्लस विदेशों से निवल कारक आय, निवल कारक आय, विदेशों से निवल कारक आय बताने पड़ेगी आपको पहले। देखो, विदेशों से निवल कारक आय कैसे निकालते हैं हम, जो सामान्य निवासी होते हैं उनके द्वारा शेष विषय यानी जो दूसरे देशों से प्राप्त कारक आय, और जो गैर निवासी हैं वो उस देश से प्राप्त आय। मान लो अब हम हैं, भारत के जो निवासी हैं वो विदेशों में काम करते हैं, तो वो जो आय प्राप्त करेंगे वो क्या होगी, सामान्य निवासियों द्वारा शेष विषयों से प्राप्त आय। और जो गैर निवासी, जो भारत में, जो अमेरिका के हैं या किसी भी और देश के हैं, उनके द्वारा जो उत्पादन होगा वो उस देश की सीमा में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो उस ये होता है विदेशों से निवल कारक आय। अब इसमें विदेशों से निवल कारक आय और घरेलू आय निकालनी हो तो राष्ट्रीय आय में से क्या कर देंगे, विदेशों से निवल कारक आय माइनस कर देंगे, और इसमें कर देंगे विदेशों से निवल कारक आय प्लस, बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे सकल या निवेल। सकल मतलब, सकल से आपको पता ही चला होगा, सकल, ठीक है, और निवल। सकल क्या होता है, मतलब सकल में हम मूल्यह्रास को शामिल करते हैं, अगर निवल आय है और प्लस मूल्यह्रास, ठीक है। निवल क्या होता है, मान लो निवल वो होता है जिसमें मूल्यह्रास शामिल हो। मूल्यह्रास क्या होता है, जैसे सामान्य टूट फूट हो गई, किसी भी जो हमारी जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं, मशीनें, इनमें सामान्य टूट फूट होती है, उत्पादन करेंगे तो थोड़ी बहुत तो घिसावट होगी, ठीक है, तो उसे मूल्यह्रास कहेंगे। अप्रचलन, कोई भी तकनीकी में परिवर्तन हो गया, कोई किसी चीज़ की मांग में परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो ये मूल्यह्रास हैं, ठीक है। अब सकल आय निकाल लेंगे ना, उसमें तो मूल्यह्रास को प्लस कर देते हैं, और निवल में क्या करते हैं, मूल्यह्रास माइनस हो जाता है, ठीक है। इस मूल्य कहते हैं घिसावट व्यय भी कहते हैं, और मूल्यह्रास को घिसावट व्यय या पूंजीगत हानि होती है, ठीक है, इसी को कहते हैं। सकल और निवल का पता चल गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाजार कीमत, कि बाजार कीमत पर कैसे निकालते हैं, और कारक लागत पर, ठीक है, दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं।
राष्ट्रीय आय को? एक तो बाजार कीमत पर और कारक लागत पर। कारक लागत क्या होती है? पहले हम कारक लागत देखते हैं। किसी एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय। ठीक है, मान लो कोई भी फैक्ट्री है, वो उत्पादन कर रही है, तो उत्पादन में उसको जो खर्च आता है ना, वही क्या है? कारक लागत। जितना खर्च आया है वही कारक लागत होती है। किसके? लगान में खर्च आता है, पहले वो फैक्ट्री लगान लेगी, मजदूरी है वो देगी, तो इन सभी का जोड़ होगा ना, वो कारक लागत होगी। ठीक है। और बाजार कीमत पर कैसे है? बाजार कीमत पर है भाई, देखो कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं, मतलब जो भी सेवाएं वस्तुएं जो उत्पादित हो चुकी हैं उनकी मात्राओं को उनके मूल्य से गुना करके निकाली जाती है। ठीक है। बाजार कीमत और जो कारक लागत में वो क्या अंतर होता है? एक तो आर्थिक सहायता और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? मतलब जिनका बोझ हम दूसरों पर टाल सकते हैं। जैसे उत्पादन कर हो गया, वो जो उत्पादन पे जो कर लगता है वो क्या है? हम उसको दूसरे पर डाल सकते हैं उसका बोझ। कैसे? अब उत्पादन पे कर लग गया तो हम उसको कीमतें बढ़ा देंगे उस वस्तु की। ठीक है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर। आर्थिक सहायता सरकार देती है, जैसे सब्सिडी हो गई, ये सब कुछ। ठीक है, ये आर्थिक सहायता होती है। सब्सिडीज, गैस सिलेंडर में हम सब्सिडी मिलती है, तो सब्सिडी आर्थिक सहायता से क्या होता है? बाजार में जो कीमत होती है वो घटती है, बाजार कीमत। अब फैक्ट्री को आर्थिक सहायता मिल गई तो वो क्या है? कम लागत लगेगी, लागत कम होगी, तो लागत कम होगी फैक्ट्री की, तो वो कम कीमत पर वस्तुओं को बेचेगी। ठीक है, तो इससे आर्थिक सहायता से क्या होता है? कीमतें घटती हैं। और अप्रत्यक्ष कर, अगर ज़्यादा कर लगाएंगे तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है, तो कीमतें अप्रत्यक्ष कर से कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है। अब बाजार कीमत और कारक लागत में क्या है? इसमें देखो, अगर हमें कारक लागत निकालनी हो, अब कारक लागत पर निकालनी है तो हम अप्रत्यक्ष कर को तो प्लस करेंगे और ये माइनस आर्थिक सहायता। ठीक है। अगर आर्थिक सहायता निकालनी हो तो क्या करेंगे? ये तो उल्टा हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर तो माइनस हो जाएंगे और प्लस हो जाएगी आर्थिक सहायता, अगर हमें बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद निकालना हो। ठीक है, ये होता है कारक लागत और बाजार कीमत में अंतर। पता इसमें तो क्या होता है? प्लस है अप्रत्यक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।